वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग इंडियन विल्डरनेस। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ मैन ईटर ऑफ चंपावत। लेट्स स्टार्ट। अगली सुबह मैंने बहुत बड़े फल के बगीचे और चाय के बागानों का चक्कर लगाने और झरने पर नहाने में बिताई और दोपहर के करीब तहसीलदार चंपावत से सुरक्षित लौट आए, जिससे मुझे बहुत राहत मिली। मैं उनसे बात करते हुए एक लंबी ढलान वाली पहाड़ी को देख रहा था, जिसके चारों ओर खेती की जमीन से घिरा एक गांव था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी गांव छोड़कर हमारी तरफ पहाड़ी पर चढ़ रहा है। जैसे ही वह आदमी मेरे करीब आया, मैंने देखा कि वह कभी दौड़ रहा था तो कभी चल रहा था, और जाहिर तौर पर वह एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आ रहा था। तहसीलदार से यह कहते हुए कि मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ जाऊंगा, मैं पहाड़ी से नीचे की ओर भागा, और जब उस आदमी ने मुझे आते देखा तो वह सांस लेने के लिए बैठ गया। जैसे ही मैं उसकी आवाज सुनने के लिए उसके करीब पहुंचा, उसने आवाज लगाई, जल्दी आइए साहब, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार डाला है। चुप बैठिए, मैंने वापस आवाज लगाई और मुड़कर बंगले की ओर भागा। मैंने तहसीलदार को यह खबर दी, जबकि मैं राइफल और कुछ कारतूस ले जा रहा था, और उससे कहा कि वह मेरे साथ गांव तक आए। जो आदमी मुझे लेने आया था, वह उन झल्लाहट भरे लोगों में से था जिनके पैर और जीभ एक साथ काम नहीं कर सकते। जब उसने अपना मुंह खोला तो वह एकदम रुक गया, और जब वह मुंह बंद करके भागने लगा तो उसे मुंह बंद करके आगे चलने के लिए कहा, और हम चुपचाप पहाड़ी से नीचे भागे। गांव में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक उत्साहित भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी, और जैसा कि इन अवसरों पर आमतौर पर होता है, सभी एक साथ बात करने लगे। एक आदमी व्यर्थ ही शोरगुल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या हुआ था। गांव से एक फरलांग दूर एक ढलान पर कुछ बिखरे हुए ओक के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि एक दर्जन लोग पेड़ों के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। जब एक बाघ अचानक प्रकट हुआ और उनमें से एक को पकड़ लिया, जो 16 या 17 साल की एक लड़की थी। बाकी दल गांव की ओर भाग गया था, और चूंकि यह पता था कि मैं बंगले में रह रहा हूं, इसलिए मुझे सूचना देने के लिए तुरंत एक आदमी भेजा गया था। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था, उसकी पत्नी दल की सदस्य थी, और उसने अभी पहाड़ी के कंधे पर उस पेड़ की ओर इशारा किया था जिसके नीचे लड़की को ले जाया गया था। दल में से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि बाघ अपने शिकार को ले जा रहा है या नहीं, और अगर ले जा रहा है तो वह किस दिशा में गया है। भीड़ को शोर न मचाने और मेरे लौटने तक गांव में ही रहने का निर्देश देते हुए मैं पेड़ की दिशा में चल पड़ा। यहां जमीन काफी खुली थी, और यह कल्पना करना मुश्किल था कि बाघ के आकार का जानवर 12 लोगों के पास बिना देखे कैसे आ सकता है। उसकी उपस्थिति का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि लड़की द्वारा की गई घुटन भरी आवाज से ध्यान आकर्षित नहीं हो जाता। जिस स्थान पर लड़की को मारा गया था, वहां खून का एक तालाब था, और उसके पास लाल तालाब के विपरीत चमकीले नीले मोतियों की एक टूटी हुई माला थी, जिसे लड़की ने पहना हुआ था। इस स्थान से रास्ता पहाड़ी के कंधे तक जाता था। बाघिन का पद चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक तरफ से खून के बड़े बड़े छींटे थे जहां लड़की का सिर झुका हुआ था, और दूसरी तरफ उसके पैरों के निशान थे। पहाड़ी से आधा मील ऊपर मुझे लड़की की साड़ी और पहाड़ी की चोटी पर उसका लहंगा मिला। एक बार फिर बाघिन एक नग्न महिला को ले जा रही थी, लेकिन शुक्र है इस बार उसका बोझ मृत था।
पहाड़ी की चोटी पर रास्ता कांटों के घने जंगल से होकर जाता था, जिसके कांटों में लड़की के काले काले बालों की लंबी लटें फंसी हुई थी। इसके आगे बिच्छू बूटी का एक बिस्तर था, जिसके बीच से बाघिन निकल गई थी, और मैं इस अवरोध को पार करने का रास्ता ढूंढ रहा था जब मैंने अपने पीछे पदचिन्ह सुने। पीछे मुड़ने पर मैंने देखा कि एक आदमी बंदूक से लैस होकर मेरी ओर आ रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि जब मैंने गांव में यह निर्देश छोड़ दिया था कि कोई भी गांव छोड़कर ना जाए, तो वह मेरे पीछे क्यों आया, तो उसने जवाब दिया कि तहसीलदार ने उसे मेरे साथ चलने का निर्देश दिया था और वह आदेशों की अवहेलना करने से डरता था। चूंकि वह अपने आदेशों का पालन करने के लिए दृढ़ था और इस मुद्दे पर बहस करने का मतलब था कि मूल्यवान समय की हानि, तो मैंने उसे अपने भारी जूते उतारने के लिए कहा, और जब उसने उन्हें झाड़ी के पीछे छुपा दिया, तो मैंने उसे मेरे करीब रहने और पीछे की ओर चौकस रहने की सलाह दी। मैंने बहुत ही पतले मोजे, शॉर्ट्स और रबड़ के तलवे वाले जूते पहने हुए थे, और चूंकि बिच्छू के पेड़ों से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने उनके बीच से बाघिन का पीछा किया। मुझे बहुत असुविधा हुई। बिच्छू के पेड़ों से आगे खून का निशान तेजी से बाईं ओर मुड़ गया और सीधे बहुत खड़ी पहाड़ी से नीचे चला गया, जो घनी झाड़ियों और रिंगाल से ढकी हुई थी। 100 गज नीचे खून का निशान एक संकरी और बहुत बड़ी जलधारा में ले गया, जहां बाघिन कुछ कठिनाई से नीचे गई थी, जैसा कि उखड़े हुए पत्थरों और मिट्टी से देखा जा सकता था। मैंने 5 या 600 गज तक इस जलधारा का अनुसरण किया। जितना हम आगे बढ़े, मेरा साथी उतना ही अधिक उत्तेजित होता गया। 1 दर्जन बार उसने मेरी बाह पकड़ी और फुसफुसाया, आंसुओं से भरी आवाज में, कि वह बाघ की आवाज सुन सकता है, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ या हमारे पीछे। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए हम 30 फीट ऊंची चट्टान के एक बड़े शिखर पर पहुंचे, और चूंकि वह आदमी अब तक अपने सभी आदमखोर शिकार कर चुका था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह चट्टान पर चढ़ जाए और मेरे लौटने तक उस पर ही रहे। वह बहुत खुशी से ऊपर गया, और जब वह शीर्ष पर पहुंचा और मुझे संकेत दिया कि वह ठीक है, तो मैंने जल मार्ग से नीचे जाना जारी रखा, जो चट्टान के चारों ओर घूमने के बाद 100 गज की दूरी पर सीधे नीचे चला गया, जहां यह बाईं ओर से नीचे आ रही एक गहरी खाई से मिला। जंक्शन पर एक छोटा सा तालाब था, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने पानी के अपने हिस्से पर खून के धब्बे देखे। बाघिन लड़की को सीधे इस स्थान पर ले गई थी, और मेरे पास आने से उसका भोजन बाधित हो गया था। गहरे पैरों के निशानों के इर्द गिर्द हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिनमें रंगहीन पानी धीरे धीरे रिस रहा था, और तालाब के किनारे एक वस्तु थी, जिसे देखकर मैं पानी के रास्ते से नीचे आते समय हैरान रह गया था, और अब मैंने पाया कि वह एक मानव पैर का हिस्सा था। इसके बाद के सभी वर्षों में मैंने नरभक्षी जानवरों का शिकार किया है। मैंने उस युवा सुंदर पैर से ज्यादा दयनीय कुछ नहीं देखा है। घुटने के नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ, जैसे कुल्हाड़ी के वार से काटा गया हो, जिसमें से गर्म खून बह रहा था। पैर को देखते हुए मैं बाघिन के बारे में सब कुछ भूल गया था, जब तक कि मुझे अचानक महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत खतरे में हूं। जल्दी से राइफल के बट को जमीन पर रखते हुए मैंने अपना सिर ऊपर उठाते हुए ट्रिगर पर 2 उंगलियां रखी और देखा कि मेरे सामने 15 फीट की ढलान से थोड़ी मिट्टी ढुलक कर नीचे आ रही है और तालाब में गिर रही है। मैं नरभक्षी शिकार के इस खेल में नया था, नहीं तो मुझे खुद को इस तरह से हमले के लिए उजागर नहीं करना चाहिए था। राइफल को ऊपर की ओर इंगित करने की मेरी त्वरित कार्रवाई ने संभवतः मेरी जान बचाई थी,
और अपनी छलांग को रोकने या भागने के लिए मुड़ने में बाघिन ने ढलान के ऊपर से मिट्टी को हटा दिया था। ढलान इतनी खड़ी थी कि चढ़ाई करना संभव नहीं था और ऊपर उठने का एकमात्र तरीका था कि दौड़कर उस पर चढ़ जाएं। जलमार्ग से कुछ दूर ऊपर जाने के बाद मैं तेजी से नीचे उतरा, तालाब को अपने कदमों में लिया और दूसरी तरफ इतना आगे बढ़ा कि एक झाड़ी को पकड़कर किनारे पर आ गया। स्ट्रोबिलेंथिस का एक बिस्तर, जिसके मुड़े हुए डंठल धीरे धीरे अपनी सीधी स्थिति में आ रहे थे, दिखा रहा था कि बाघिन कहां और कितनी देर पहले गुजरी थी। और थोड़ा आगे एक लटकती चट्टान के नीचे मुझे पता चला कि जब वह मुझे देखने आई थी तो उसने अपना शिकार कहां छोड़ा था। अब उसके निशान, जैसे ही वह लड़की को ले गई, चट्टानों के जंगल में ले गई, जो कुछ एकड़ में फैला हुआ था, जहां जाना मुश्किल और खतरनाक दोनों था। चट्टानों के बीच की दरारें और फाइफर्न और ब्लैकबेरी की लताओं से ढकी हुई थी। और एक गलत कदम जो आसानी से एक अंग को तोड़ सकता था, घातक हो सकता था। इन परिस्थितियों में प्रगति अनिवार्य रूप से धीमी थी और बाघिन अपने भोजन को जारी रखने के लिए इसका लाभ उठा रही थी। एक दर्जन बार मैंने पाया कि वह कहां आराम करती थी और हर बार आराम करने के बाद खून का निशान और अधिक स्पष्ट हो गया। यह उसका 436वां शिकार था और वह बचाव दलों द्वारा भोजन में व्यवधान डाले जाने की आदी थी। लेकिन मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब उसका लगातार पीछा किया गया था और अब वह गुर्राहट के द्वारा अपना आक्रोश दिखाने लगी थी। बाघ की गुर्राहट को पूरी तरह से समझने के लिए मुझे उस स्थिति में होना चाहिए था जहां मैं तब था। चारों ओर चट्टानें और बीच में घनी वनस्पतियां और हर कदम को परखने की अनिवार्य आवश्यकता, ताकि अदृश्य खाइयों और गुफाओं में सर के बल गिरने से बचा जा सके। मैं यह उम्मीद नहीं कर सकता कि आप, जो इसे अपने अलाव के पास बैठकर पढ़ रहे हैं, उस समय मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे। गुर्राहट की आवाज और हमले की आशंका ने मुझे एक ही समय में भयभीत कर दिया। साथ ही मुझे उम्मीद भी थी। अगर बागिन ने हमला करने के लिए अपना आपा खो दिया, तो यह न केवल मुझे उस उद्देश्य को पूरा करने का अवसर देगा जिसके लिए मैं आया था, बल्कि यह मुझे उसके द्वारा पहुंचाए गए सभी दर्द और पीड़ा का बदला लेने में सक्षम करेगा। हालांकि गुर्राहट केवल एक इशारा था, और जब उसने पाया कि वह मुझे भगाने के बजाय तेजी से मेरे पीछे आ रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। मैं अब 4 घंटे से अधिक समय से उसके पीछे चल रहा था। हालांकि मैंने बार बार झाड़ियों को हिलते देखा था, लेकिन मैंने उसकी खाल का एक बाल भी नहीं देखा था। और विपरीत पहाड़ी पर चढ़ती छायाओं पर एक नजर ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मुझे अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है, तो मुझे अपने कदम वापस लेने होंगे। कटे हुए पैर का दिवंगत मालिक एक हिंदू था और उसके कुछ हिस्से को दाह संस्कार के लिए जरूरत होगी। इसलिए जब मैं तालाब के पास से गुजरा, तो मैंने किनारे पर एक गड्ढा खोदा और पैर को ऐसी जगह दफनाया जहां वह बागिन से सुरक्षित रहे और जब जरूरत हो तब मिल सके। चट्टान पर मेरा साथी मुझे देखकर बहुत राहत महसूस कर रहा था। मेरी लंबी अनुपस्थिति और उसने जो दहाड़ सुनी थी, उसने उसे आश्वस्त कर दिया था कि बागिन ने एक और शिकार कर लिया है। और उसकी कठिनाई, जैसा कि उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, यह थी कि वह अकेले गांव कैसे वापस जाएगा। जब हम जलमार्ग से नीचे उतर रहे थे, तो मुझे लगा कि भरी हुई बंदूक लेकर घबराए हुए आदमी के सामने चलने से ज्यादा खतरनाक कोई काम नहीं है। लेकिन जब वह उसके पीछे चलने लगा, तो मैंने अपनी राय बदल दी और मैंने देखा कि उसकी बंदूक का थूथन किस ओर इशारा कर रहा है। एक परिवर्तित 450 बिना सुरक्षा कैच के। उस दिन से
जब इबोस्टन साथ था, मैंने यह कठोर नियम बना लिया है कि नरभक्षी का शिकार करते समय अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई साथी निहत्था है तो उसे बचाना मुश्किल है, और अगर वह हथियारबंद है तो खुद को बचाना और भी मुश्किल है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर जहां उस आदमी ने अपने जूते छुपाए थे, मैं सिगरेट पीने बैठ गया और कल के लिए अपनी योजनाएं सोचने लगा। बाघिन रात में शिकार के बचे हुए हिस्से को खा जाएगी और निश्चित रूप से अगले दिन चट्टानों के बीच में पड़ी रहेगी। जिस जमीन पर वह थी, वहां मेरे द्वारा उसका पीछा करने की बहुत कम उम्मीद थी, और अगर मैंने उसे बिना गोली चलाए परेशान किया तो वह शायद इलाके से चली जाएगी और मैं उससे संपर्क खो दूंगा। इसलिए एक ही काम था, बशर्त मैं पर्याप्त लोग जुटा सकूं। मैं पहाड़ियों के विशाल अखाड़े के दक्षिणी किनारे पर बैठा था, जहां किसी भी तरह की बस्ती नहीं थी। पश्चिम से प्रवेश करने वाली एक धारा नीचे की ओर बढ़ रही थी, जो अखाड़े के आर पार एक गहरी घाटी काट रही थी। पूर्व की ओर धारा ठोस चट्टान से टकरा गई थी और उत्तर की ओर मुड़ते हुए अखाड़े को एक संकरी घाटी से छोड़ गई थी। मेरे सामने की पहाड़ी, जो लगभग 2000 फीट ऊंची थी, छोटी छोटी घासों से ढकी हुई थी और जगह जगह चीड़ के पेड़ बिखरे हुए थे। और पूर्व की ओर की पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि घोर के अलावा किसी और के लिए वहां से गुजरना संभव नहीं था। अगर मैं धारा से लेकर खड़ी पहाड़ी तक की पूरी लंबाई में पर्याप्त लोगों को इकट्ठा कर पाता और उन्हें बागिन को उकसाने के लिए तैयार कर पाता, तो उसके पीछे हटने का सबसे स्वाभाविक रास्ता संकरी घाटी से होकर ही जाता। बेशक यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि उत्तर की ओर खड़ी पहाड़ी जिस पर मैंने बागिन को छोड़ा था, वहां घने जंगल थे और लगभग 3/4 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। हालांकि अगर मैं बीटर्स को निर्देशों का पालन करने के लिए कह सकता था, तो मुझे गोली लगने की उचित संभावना थी। तहसीलदार गांव में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें स्थिति के बारे में बताया और उनसे कहा कि वे तुरंत कदम उठाएं और जितने लोग हो सके उन्हें इकट्ठा करें, और अगली सुबह 10 बजे उस पेड़ के पास मुझसे मिले जहां लड़की को मारा गया था। अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करते हुए वह चंपावत के लिए रवाना हो गए, जबकि मैं पहाड़ी पर चढ़कर बंगले पर आ गया। मैं अगली सुबह भोर में उठ गया और एक भरपूर भोजन के बाद मैंने अपने आदमियों से कहा कि वे अपना सामान बांध लें और चंपावत में मेरा इंतजार करें, और उस जमीन को फिर से देखने के लिए नीचे चला गया जिसे मैं मारना चाहता था। मैंने जो योजना बनाई थी उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, और अपने समय से 1 घंटा पहले मैं उस स्थान पर था जहां मैंने तहसीलदार से मिलने के लिए कहा था। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आदमखोर का डर ग्रामीण इलाकों में गहराई तक समा चुका था और आदमियों को उनके घरों से बाहर निकालने के लिए हल्के फुल्के अनुनय विनय से ज्यादा की जरूरत होगी। 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी आए, और उसके बाद लोग 2-2, 3-3 और 10-10 करके आए, और दोपहर तक 298 लोग इकट्ठा हो गए। तहसीलदार ने यह बता दिया था कि वह सभी बिना लाइसेंस वाले हथियारों पर आंख मूंद लेगा, और आगे यह भी कि जहां जरूरत होगी वहां गोला बारूद उपलब्ध कराएगा, और उस दिन जो हथियार बनाए जाएंगे उनसे एक संग्रहालय बनाया जाएगा। जब लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें अपनी जरूरत का गोला बारूद मिल गया, तो मैं उन्हें पहाड़ी की चोटी पर ले गया जहां लड़की की स्कर्ट पड़ी थी, और सामने की पहाड़ी पर एक चीड़ के पेड़ की ओर इशारा करते हुए, जिस पर बिजली गिरी थी और जिसकी छाल उखड़ गई थी, मैंने उनसे कहा कि वे रिज के साथ
पंक्तिबद्ध हो जाएं, और जब वे मुझे चीड़ के नीचे से रुमाल लहराते हुए देखें तो उनमें से जो हथियार बंद थे वे अपनी बंदूकें चला दें, जबकि बाकी लोग ढोल पीटें, चिल्लाएं और पत्थर लुढ़काएं, और जब तक मैं वापस आकर उसे खुद ना ले आऊं तब तक कोई भी रिज से ना जाए। जब मुझे भरोसा हो गया कि सभी उपस्थित लोगों ने मेरे निर्देश सुन लिए हैं और समझ गए हैं, तो मैं तहसीलदार के साथ चल पड़ा, जिसने कहा कि वह मेरे साथ उन बीटरों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगा जिनकी बंदूकें शायद फट जाएं और बहुत से लोग हताहत हो जाएं। एक बड़ा चक्कर लगाते हुए मैंने घाटी के ऊपरी छोर को पार किया, विपरीत पहाड़ी पर पहुंचा और एक नीचे उजड़े हुए चीड़ के पेड़ पर पहुंचा। यहां से पहाड़ी नीचे की ओर जाती थी और तहसीलदार, जिसने पेटेंट चमड़े के पतले जूते पहने हुए थे, ने कहा कि उसके लिए आगे जाना असंभव है। जब वह अपने छालों को कम करने के लिए अपने अपर्याप्त जूते उतार रहा था, तो पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने यह सोचकर कि मैं पहले से तय संकेत देना भूल गया हूं, अपनी बंदूकें तान दी और जोरदार चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं अभी भी घाटी से 150 गज की दूरी पर था और इस दूरी को तय करने में मैंने अपनी गर्दन दर्जनों बार नहीं तोड़ी। इसका कारण यह था कि मैं पहाड़ियों पर पला बड़ा हूं और इसीलिए मैं बकरी की तरह निश्चिंत था। जब मैं पहाड़ी से नीचे भाग रहा था तो मैंने देखा कि घाटी के मुहाने के पास हरी घास का एक टुकड़ा था, और चूंकि बेहतर जगह की तलाश करने के लिए इधर उधर देखने का समय नहीं था, मैं घास में बैठ गया और मेरी पीठ उस पहाड़ी की ओर थी जिससे मैं अभी अभी नीचे आया था। घास लगभग 2 फीट ऊंची थी और मेरे आधे शरीर को छिपा रही थी, और अगर मैं पूरी तरह से स्थिर रहता तो मेरे ना दिखने की पूरी संभावना थी। मेरे सामने वह पहाड़ी थी जिसे पीटा जा रहा था, और वह घाटी जिसके लिए मुझे उम्मीद थी कि बाघिन मेरे बाएं कंधे के पीछे होगी। रिज पर कोहराम मच गया था। बंदूकों की गोलियों के साथ साथ ढोल की बेतहाशा धड़कन और सैकड़ों लोगों की चीखें भी थी। और जब शोर अपने चरम पर था तो मैंने देखा कि बाघिन मेरे दाहिने सामने 2 खाइयों के बीच एक घास की ढलान से नीचे कूद रही थी और लगभग 300 गज दूर थी। वह अभी कुछ ही दूर गई थी कि तहसीलदार ने चीड़ के नीचे से अपनी स्थिति में अपनी बंदूक की दोनों बैरल छोड़ दी। गोलियों की आवाज सुनकर बाघिन घूम गई और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई, और जब वह घने आवरण में गायब हो गई तो मैंने अपनी राइफल उठाई और उसके पीछे एक हताश गोली चलाई। 3 गोलियों की आवाज सुनकर रिज पर मौजूद लोगों ने स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि बाघिन मारी गई है। उन्होंने अपनी सारी बंदूकें खाली कर दी और अंतिम चीख लगाई, और मैं अपनी सांस रोककर उन चीखों को सुन रहा था जो बाघिन के रिज पर आने की घोषणा करती, जब वह अचानक मेरे बाएं मोर्चे की ओर छिप गई और धारा को एक छलांग में पकड़ते हुए सीधे घाटी की ओर आ गई। समुद्र तल पर निशाना साधते हुए 500 मॉडिफाइड कॉर्डाइट राइफल ने इस ऊंचाई पर गोली चलाई, और जब बाघिन एकदम रुक गई तो मुझे लगा कि गोली उसकी पीठ के ऊपर से निकल गई है और उसने पीछे हटने का रास्ता बंद होने पर उसे रोक लिया है। वास्तव में मैंने उसे ठीक से मारा था, लेकिन थोड़ा पीछे से। अपना सिर नीचे करके वह मेरी ओर मुड़ी और 30 गज से भी कम दूरी से अपने कंधे के सिरे पर एक खूबसूरत मैंने गोली चलाई।
इस दूसरे शॉट से वह चौंक गई, लेकिन अपने कान सपाट करके और दांत दिखाते हुए वह अपनी जगह पर खड़ी रही, जबकि मैं राइफल को कंधे पर रखकर यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि जब वह हमला करेगी तो मेरे लिए क्या करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि राइफल खाली थी और मेरे पास और कारतूस नहीं थे। मैं अपने साथ केवल 3 कारतूस लाया था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 2 से अधिक शॉट फायर करने का मौका मिलेगा, और तीसरा कारतूस आपातकालीन स्थिति के लिए था। सौभाग्य से घायल जानवर ने बेवजह हमला न करने का फैसला किया। बहुत धीरे से वह मुड़ी, अपने दाहिने तरफ धारा को पार किया और कुछ गिरे हुए पत्थरों पर चढ़ी। फिर एक संकरी चट्टान पर पहुंची जो तिरछी पहाड़ी के ऊपर उस पार जाती थी, जहां एक बड़ी सपाट उभरी हुई चट्टान थी। जहां यह चट्टानों से जुड़ी थी, वहां एक छोटी झाड़ी ने जड़ें जमा ली थी और उस पर चढ़कर बाघिन ने उसकी शाखाएं उखाड़नी शुरू कर दी। मैंने सावधानी बरतते हुए तहसीलदार से कहा कि वह अपनी बंदूक मेरे पास ले आए। जवाब में एक लंबा सा जवाब आया। एकमात्र शब्द जो मैंने सुना वह था पैर। अपनी राइफल रखकर मैं दौड़ता हुआ पहाड़ी पर गया, तहसीलदार के हाथ से बंदूक छीनी और वापस भागा। जैसे ही मैं नदी के पास पहुंचा, बाघिन झाड़ी से निकलकर मेरी ओर सुरक्षा करने वाली चट्टान पर आ गई थी। जब मैं उसके 20 फीट के भीतर था, मैंने बंदूक उठाई और पाया कि बैरल और ब्रीच ब्लॉक के बीच लगभग 3/8 इंच का अंतर था। जब दोनों बैरल थक गए थे, तब भी बंदूक नहीं फटी थी और शायद अब भी नहीं फटेगी। लेकिन पीछे से वार करने पर अंधे हो जाने का खतरा था। हालांकि जोखिम उठाना ही था, और बाघिन के खुले मुंह पर एक बड़े से मनके को गोले को संरेखित करते हुए मैं थक गया। शायद मैं लड़खड़ा गया, या शायद बंदूक 20 फीट तक बेलनाकार गोली को सटीक रूप से फेंकने में सक्षम नहीं थी। वैसे भी मिसाइल बाघिन के मुंह से चूक गई और उसके दाहिने पंजे पर लगी, जहां से मैंने बाद में अपने नाखूनों से उसे हटा दिया। सौभाग्य से वह अपनी आखिरी सांस पर थी और पैर पर थपकी उसे आगे की ओर झुकाने के लिए पर्याप्त थी। वह चट्टान के किनारे से अपना सिर बाहर निकालकर आराम करने लगी। जिस क्षण से बाघिन घाटी से बाहर निकलने की कोशिश में छिप गई थी, मैं बीटर्स को भूल गया था, जब तक कि मुझे अचानक पहाड़ी से थोड़ी दूर से एक चिल्लाहट सुनकर उनके अस्तित्व की याद नहीं आई। वह चट्टान पर है, इसे नीचे खींचो और चलो इसे टुकड़े टुकड़े कर दें। जब मैंने इसे टुकड़े टुकड़े कर दो सुना, तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, और फिर भी मैंने एक दायां सुना था, क्योंकि अब दूसरों ने बाघिन को देख लिया था और पहाड़ी के चारों ओर से चिल्लाहट दोहराई जा रही थी। जिस चट्टान से घायल जानवर ने उभरी हुई चट्टान को छुआ था, वह सौभाग्य से बीटर्स के विपरीत दिशा में थी और इतनी चौड़ी थी कि मैं उस पर बगल में चल सकता था। जैसे ही मैं चट्टान के पास पहुंचा और बाघिन के ऊपर से कदम रखा, पूरी श्रद्धा से आशा करते हुए कि वह मर चुकी है, क्योंकि मेरे पास उसे पत्थरों से मारने का सामान्य परीक्षण करने का समय नहीं था। लोग जंगल से निकले और बंदूकें, कुल्हाड़ियां, जंग लगी तलवारें और भाले लहराते हुए खुले में दौड़े। चट्टान पर, जो 12 से 14 फीट ऊंची थी, उनका आगे बढ़ना रुक गया, क्योंकि बाहरी सतह बाढ़ के समय नदी के बहाव से चिकनी हो गई थी और उनके नंगे पैर के लिए भी पैर रखने की जगह नहीं थी।
अपने खूंखार दुश्मन को देखकर भीड़ का गुस्सा बिल्कुल समझ में आता था, क्योंकि उनमें से एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो उसके हाथों पीड़ित ना हुआ हो। एक आदमी जो पागल लग रहा था और सरगना की तरह काम कर रहा था, तलवारें लहराते हुए इधर उधर दौड़ते हुए बार बार चिल्ला रहा था, यह शैतान है जिसने मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटों को मार डाला। जैसा कि भीड़ के साथ होता है, उत्तेजना उतनी ही अचानक शांत हो गई जितनी अचानक भड़की थी। और उस व्यक्ति के लिए यह श्रेय की बात है जिसने अपनी पत्नी और बेटों को खो दिया था। यह कहा जा सकता था कि उसने सबसे पहले अपने हथियार डाल दिए। वह चट्टान के पास आया और बोला, हम पागल हो गए थे साहब जब हमने दुश्मन को देखा, लेकिन अब पागलपन खत्म हो गया है और हम आपसे और तहसीलदार साहब से हमें माफ करने की विनती करते हैं। बची हुई गाड़ी की लकीर निकालकर मैंने बाघिन के ऊपर बंदूक रख दी और अपने हाथों से नीचे लटक गया और मुझे जमीन पर गिरने का सहारा दिया गया। जब मैंने लोगों को दिखाया कि मैं चट्टान पर कैसे पहुंचा, तो मृत जानवर को बहुत धीरे से नीचे उतारा गया और एक खुली जगह पर ले जाया गया, जहां सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो सकते थे और उसे देख सकते थे। जब बाघिन चट्टान पर खड़ी होकर मेरी ओर देख रही थी, तो मैंने देखा कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ है और अब उसकी जांच करने पर मैंने पाया कि उसके मुंह के दाहिनी ओर के ऊपरी और निचले कैनाइन टूटे हुए थे। ऊपर वाला आधा और निचले वाला हड्डी तक टूटा हुआ था। उसके दांतों में यह स्थायी चोट, एक गोली के घाव का परिणाम, ने उसे अपने प्राकृतिक शिकार को मारने से रोक दिया था। लोगों ने मुझसे विनती की कि मैं बाघिन की खाल ना उतारूं और कहा कि मैं उन्हें रात होने तक उसे अपने पास रखने दूं ताकि वे उसे अपने गांव में ले जा सकें। उन्होंने कहा कि अगर उनकी महिलाएं और बच्चे उसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो वे विश्वास नहीं करेंगे कि उनका खतरनाक दुश्मन मर चुका है। अब 2 पौधे काटे गए और बाघिन के दोनों ओर एक एक करके रखे गए और उसे पगड़ी, कमरबंद और लंगोट से सावधानी पूर्वक और बहुत सावधानी से लपेटा गया। उन्हें सुरक्षित रूप से बांध दिया गया और जब सब कुछ तैयार हो गया तो पौधों को लोगों से भर दिया गया और हम खड़ी पहाड़ी की तलहटी की ओर बढ़ गए। लोगों ने बाघिन को इस पहाड़ी पर ले जाना पसंद किया जिसके दूर किनारे पर उनके गांव थे, बजाय उस घने जंगल वाली पहाड़ी पर जाने के जिसे उन्होंने अभी अभी काटा था। 2 मानव रस्सियां बनाई गई जो पीछे वाले व्यक्ति ने अपने सामने वाले व्यक्ति के कमरबंद या कपड़ों के दूसरे हिस्से को मजबूती से पकड़कर बनाई। जब यह माना गया कि रस्सियां लंबी और इतनी मजबूत हैं कि वे तनाव को झेल सकती हैं, तो उन्होंने खुद को पौधों से बांध लिया और दोनों तरफ लोगों को उठाने वालों के पैर पकड़कर उन्हें पैर जमाने के लिए जगह देने के लिए रखा। जुलूस पहाड़ी की ओर बढ़ा। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था जैसे चींटियों की एक सेना एक भृंग को दीवार के सामने ले जा रही हो। मुख्य सेना के पीछे एक दूसरी और छोटी सेना थी। तहसीलदार को ऊपर ले जाया जा रहा था। यदि उस 1000 फुट की चढ़ाई के किसी भी चरण में रस्सियां टूट जाती तो हताहतों की संख्या भयावह हो सकती थी, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और विजय गीत गाते हुए पूर्व की ओर चल पड़े, जबकि तहसीलदार और मैं पश्चिम की ओर मुड़े और चंपावत की ओर चल पड़े। हमारा रास्ता पहाड़ी के किनारे से होकर जाता था और एक बार फिर मैं काले कांटों की झाड़ियों के बीच खड़ा था, जिसके कांटों पर लड़की के लंबे बाल फंसे हुए थे। और आखिरी बार मैंने उस रंगभूमि में नीचे देखा
जो हमारे हाल के कारनामे का दृश्य था। पहाड़ी से नीचे उतरते समय बीटर्स को उस बदकिस्मत लड़की का सर मिल गया था और घाटी के मुहायने से धुएं का एक पतला स्तंभ शांत हवा में सीधा ऊपर उठ रहा था, जहां रिश्तेदार चंपावत के नरभक्षी के अंतिम शिकार का अंतिम संस्कार कर रहे थे। ठीक उसी स्थान पर जहां नरभक्षी को गोली मारी गई थी। भोजन के बाद जब मैं तहसील के प्रांगण में खड़ा था, मैंने देखा कि देवदार की मशालों का एक लंबा जुलूस विपरीत पहाड़ी की ओर से नीचे की ओर आ रहा है और कुछ ही देर में लोगों की एक बड़ी भीड़ द्वारा पहाड़ी गीत का गायन शांत रात की हवा में गूंजने लगा। 1 घंटा बाद बाघिन मेरे पैरों के पास लेटी हुई थी। इतने सारे लोगों की भीड़ के कारण जानवर की खाल निकालना मुश्किल था और काम को कम करने के लिए मैंने सिर और पंजे धड़ से अलग कर दिए और उन्हें बाद में निपटाने के लिए खाल से चिपके रहने दिया। फिर शव पर एक पुलिस गार्ड तैनात किया गया और अगले दिन जब ग्रामीण इलाकों के सभी लोग इकट्ठे हुए तो बाघिन के धड़, पैर और पूंछ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बांट दिया गया। मांस और हड्डियों के इन टुकड़ों की जरूरत उन लॉकेट के लिए थी जिन्हें पहाड़ी बच्चे अपने गले में पहनते हैं और अन्य शक्तिशाली तावीजों के साथ बाघ के टुकड़े को पहनने वालों को साहस देने के साथ साथ जंगली जानवरों के हमलों से प्रतिरक्षा प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। लड़की की उंगलियां जिन्हें बाघिन ने पूरा निगल लिया था, तहसीलदार ने आत्माओं के रूप में मेरे पास भेजी और मैंने उन्हें नंदा देवी मंदिर के पास नैनीताल झील में दफना दिया। जब मैं बाघिन की खाल उतार रहा था तब तहसीलदार और उसके कर्मचारी आसपास के गांवों के मुखियाओं और बूढ़े लोगों और चंपावत बाजार के व्यापारियों की सहायता से मैं कल के लिए एक बड़े भोज और नृत्य का कार्यक्रम तैयार करने में व्यस्त थे, जिसकी अध्यक्षता मुझे करनी थी। आधी रात के करीब जब आदमखोर द्वारा 4 सालों से बंद की गई सड़कों और गांव के रास्तों का उपयोग करने में सक्षम होने पर पुरुषों की बड़ी भीड़ के आखिरी लोग खुशी के नारे लगाते हुए चले गए, मैंने तहसीलदार के साथ अंतिम बार सिगरेट पी और उसे बताया कि मैं अब और नहीं रुक सकता और उसे उत्सव में मेरी जगह लेनी होगी। मेरे आदमी और मैं अपनी 75 मील की यात्रा पर निकल पड़े, जिसमें हमें 2 दिन का समय बचा था। सूर्योदय के समय मैंने अपने आदमियों को छोड़ दिया और बाघिन की खाल को अपने घोड़े की काठी पर बांधकर दबी धुरा में खाल को साफ करने में कुछ घंटे लगाने के लिए और आगे बढ़ गया। पाली में पहाड़ी पर झोपड़ी के पास से गुजरते हुए मेरे मन में आया कि गूंगी महिला को यह जानकर थोड़ी संतुष्टि होगी कि कैसे उसकी बहन का बदला ले लिया गया है। इसलिए घोड़े को चरने के लिए छोड़कर वह बर्फ की रेखा के पास पाला गया था और ओक के पेड़ों से लेकर बिच्छू बूटी तक सब कुछ खा सकता था। मैं पहाड़ी पर चढ़कर झोपड़ी में गया और दरवाजे के सामने एक पत्थर पर सिर टिकाकर खाल बिछा दी। घर के बच्चे यह सब देख रहे थे और मुझे उनसे बात करते हुए सुनकर उनकी मां, जो अंदर खाना बना रही थी, दरवाजे पर आ गई। मैं सदमे और प्रति आघात के बारे में कोई सिद्धांत नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इन मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि यह महिला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 12 महीने गूंगी थी और जिसने 4 दिन पहले किसी भी सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं की थी, अब झोपड़ी से सड़क की ओर आगे पीछे दौड़ रही थी और अपने पति और गांव के लोगों को बुला रही थी कि जल्दी आओ और देखो कि साहब क्या लाए हैं। अचानक से बोलने की यह प्रक्रिया बच्चों को बहुत हैरान कर रही थी।
जो अपनी मां के चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। मैं गांव में आराम कर रहा था, जबकि मेरे लिए चाय तैयार की जा रही थी और मैंने आसपास के लोगों को बताया कि कैसे नरभक्षी को मार दिया गया था। 1 घंटे बाद मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और आधे मील तक मैं पाली के लोगों की सद्भावना की आवाजें सुन सकता था। अगली सुबह एक तेंदुए के साथ मेरी बहुत ही रोमांचक मुठभेड़ हुई, जिसका जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से दाबीधुरा से मेरी यात्रा में देरी हुई और मेरे छोटे से घोड़े और मुझ पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। सौभाग्य से छोटा टट्टू अपने पैरों पर उतना ही मजबूत था जितना कि वह अंदर से मजबूत था, और ऊपर की ओर उसकी पूंछ पकड़कर समतल रास्ते पर उसे सवार करके और नीचे की ओर उसके पीछे दौड़कर हमने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच नैनीताल तक 45 मील की दूरी तय की। कुछ महीनों बाद नैनीताल में आयोजित एक दरबार में संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हेविट ने चंपावत के तहसीलदार को एक बंदूक भेंट की और उस व्यक्ति को, जो उस लड़की की तलाश करते समय मेरे साथ था, एक सुंदर शिकार चाकू के साथ मेरी मदद के लिए उपहार दिया। दोनों हथियारों पर उचित उत्कीर्ण किया गया तथा उन्हें संबंधित परिवारों में विरासत के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।